तो हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल लिम्फ के बारे में, लिम्फ टिश्यूज, लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्यूल्स के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो आज हम बात करेंगे स्प्लीन एंड थाइमस के बारे में। ठीक है, ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्प्लीन स्प्लीन इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सो ये लेफ्ट साइड है, अपर क्वाड्रेंट में, जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम तो डायफ्राग्राम जो चेस्ट रीजन में है आपका, इसमें लंग्स है, लंग्स के नीचे एक लेयर है। ठीक है, मस्कुलर लेयर, उसके नीचे लेफ्ट साइड में आपको स्प्लीन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए देखिए, ये है स्प्लीन आपका। ठीक है, ये है डायफ्राग्राम। तो डायफ्राग्राम के बिल्कुल नीचे आपको देखने को मिलेंगे स्प्लीन। द लोअर रिबकेज प्रोटेक्ट द स्प्लीन फ्रॉम द फिजिकल ट्रॉमा। तो स्प्लीन को बचाने के लिए क्या है हमारे पास? रिबकेज है, हंसली की हड्डी है। ठीक है, इन द फीटस द स्प्लीन प्रोड्यूस a रेड ब्लड सेल्स। ये फंक्शन assumed by the red bone marrow after birth. After birth, the spleen is very much like a large lymph node, except that its function affect the blood that flows through it rather than lymph. ठीक है, lymph का काम जब मदर के फीटस में रहता है, यानी फीटस जो है मदर के वूम में, तो उसमें उसका फंक्शन क्या था? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को प्रोड्यूस करना। लेकिन जैसे आफ्टर बर्थ ये काम किसको दिया गया? रेड बोन मैरो। ठीक है, लेकिन अब उसका स्प्लीन का काम क्या है? उसके अंदर से आपको लिम्फ वेजल्स जाते हैं, लिम्फ टिश्यू जाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? उनका प्यूरिफिकेशन होता है लिम्फ का। ठीक है, तो अब स्प्लीन का क्या फंक्शन है? स्प्लीन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी के अंदर, प्रोटेक्शन के हिसाब से। आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन ना आए, इन्फेक्शन से बचा जाए। ठीक है, और इन्फेक्शन आने के बाद बॉडी को डैमेज ना हो पाए, बॉडी के अंदर कोई अ, अ, बड़ी प्रॉब्लम ना आ पाए, ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी आपके स्प्लीन की है। कंटेन्स प्लाज्मा सेल्स। हमने देखा था कल लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स ये अगर कोई इन्फेक्शन को मार ना सके तो ये प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। प्लाज्मा सेल्स ये कहाँ पे होते हैं? स्प्लीन के अंदर होते हैं। ये लोग खास टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब मान लीजिए कि इन्फेक्शन आया, ये 1 नंबर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो पहले इसका सामना होता है लिम्फोसाइट से। लिम्फोसाइट्स किसी वजह से इसको 1 नंबर बैक्टीरिया को नहीं मार पाया, क्योंकि ये इससे ज्यादा ताकतवर है, तो ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? प्लाज्मा सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे? इसके खिलाफ, ये बैक्टीरिया है, के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज इसी से एंटीबायोटिक्स निकले। ठीक है, एंटीबॉडीज बॉडी खुद बना रही है, इसलिए एंटीबॉडीज बोल रहे हैं। एंटी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने के लिए केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बने? इस बैक्टीरिया के खिलाफ। कौन बना रहा? प्लाज्मा सेल्स। कहाँ पे है ये आपके स्प्लीन के अंदर है। तो कितना बड़ा फंक्शन है देखिए स्प्लीन का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? कंटेन्स फिक्स्ड मैक्रोफेजेस that phagocytes pathogens or other foreign materials in the blood. The macrophages of the spleen also phagocyte whole red blood cells and form bilirubin. By way of portal circulation, the bilirubin is sent to the liver for excretion in bile. सेकेंड क्या है? ये तो खास एंटीबॉडीज बनाने के लिए आपके पास प्लाज्मा सेल्स है स्प्लीन के अंदर। और क्या है? इनके अंदर माइक्रोफेजस, फिक्स्ड माइक्रोफेजस। ये क्या कर सकते हैं? फैगोसिटाइज, यानी इंगल्फ करना, बेड डेड सेल्स को लेना, पकड़ना, उनको खाना, चबाना, उनको इंगल्फ करना, उनको निगलना, उनको स्वैलो करना। ये सब फंक्शंस किसके हैं? माइक्रोफेजस के। जो भी मटेरियल है जो बॉडी के लिए यूजफुल ना हो,
उनको ढूंढ ढूंढ कर क्या करना है, इंगल्फ करना है, स्वैलो करना है। और साथों साथ जो डेड आरबीसीज है उनको भी इंगल्फ करना, इंगल्फ करके उनको ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन में कन्वर्ट, उसको भेज देना। यानी आरबीसी को बिलरुबिन में तोड़ा, बिलरुबिन कहा जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन में, यानी लिवर के पास जाएगा, लिवर उसको क्या करेगा, अपने मैकेनिज्म के जरिए से गैल ब्लैडर में भेजेगा बाइल, फिर वो गैल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से स्टूल के साथ मिक्सअप होके आउटसाइड जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बिलिरुबिन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा तो स्प्लीन में भी प्रॉब्लम है, लिवर में अगर प्रॉब्लम है तो साथ में स्प्लीन में भी प्रॉब्लम है। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्या करेगा, stored platelets and destroy them when they are no longer useful। तो सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका स्प्लीन से क्या है, प्लेटलेट को स्टोर करना और देखना कि अगर इनका फंक्शन नहीं है तो इनको भी क्या करना है, और इंगल्फ करना है, इनको भी डिस्ट्रॉय कर देना है। तो बहरहाल स्प्लीन के मैकेनिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एज इम्यूनिटी पर्पस। ठीक है, अब स्प्लीन का देखिए फंक्शन हालांकि है लेकिन दिखने में नहीं है, लेकिन इंटरनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द मेनी lymph nodes and nodules will phagocytize pathogens and have lymphocyte to be activated and plasma to enter. Despite this redundancy, person without spleen is somewhat more susceptible to certain bacterial infections such as pneumonia and meningitis। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्प्लीन के बगैर भी आप रह सकते हैं, लेकिन आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फैगोसाइट्स, मैक्रोफेजस जो है, और आपके लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज बनाने वाले, ये बॉडी के अंदर हर ऑर्गन्स में है, लेकिन स्पेशलाइज्ड खासकर स्प्लीन के पास है। तो स्प्लीन जब डैमेज हो जाए, स्प्लीन इन्फेक्शन हो जाए, या स्प्लीन को किसी वजह से निकाल दिया जाए, कैंसर की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, स्प्लीनोमेगाली होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है, बहुत इजीली इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं। ठीक, तो ये था आपका स्प्लीन। नेक्स्ट आइए बात करते हैं थाइमस। थाइमस, ये यहाँ पे आपके सीने यहाँ पे होगा, ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड की ग्लैंड के बिल्कुल नीचे रहेगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे होगा थाइमस। ठीक है, इस एरिया में ये स्प्लीन है आपका। स्प्लीन भी सेम इनगल्फ है, सब उसको आप देख सकते हैं एज ए ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पे थाइमस, थाइमस क्या है, थायराइड के नीचे इन द फीटस एंड थाइमस इज लार्ज एंड एक्सटेंडेड अंडर द sternum। With increasing age, the thymus shrinks and relatively little thymus tissue is found in adults. So it is still active। जब बच्चे छोटे रहते हैं या पैदा होने से पहले उनका थाइमस ग्लैंड बड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और जैसा जैसा एज बढ़ती रहती है थाइमस छोटा होता, सिकुड़ता हुआ रहता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसा कि मगर एक्टिव रहता है, फंक्शन उसका रहता है, फंक्शन उसका पूरा कंप्लीटली डिस नहीं होता, डिक्रीज नहीं हो जाता। द स्टेम सेल्स ऑफ थाइमस प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट्स ऑफ और टी सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज देखिए, क्या बनाते हैं स्टेम सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। स्टेम सेल्स क्या बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स। देयर फंक्शन आर डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, इम्यूनिटी में पढ़ेंगे उसको। Thymic hormones are necessary for what may be called immunological competence। To be competent means to be able to do something well. The thymic hormones enable the T cells to participate in the recognition of foreign antigen and provide immunity. The capability of T cells is established early in life and then is perpetuated in by the lymphocytes themselves। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में जब बच्चे बड़े होते हैं उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, थाइमस ग्लैंड, ताकि इम्यूनिटी डेवलपमेंट स्टेज में रहता है, जैसा कि ऑर्गन्स डेवलप होते हैं,
बोन्स डेवलप होते हैं, हार्ट डेवलप हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा हो रहा है और यूरिनरी सिस्टम बड़ा हो रहा है। इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम भी ग्रेजुअली बड़ा होगा और इम्यूनिटी सिस्टम भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, खासकर उनके बॉडी के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। द न्यू बॉर्न्स इम्यून सिस्टम इज नॉट एट फुल्ली मेच्योर, क्योंकि बॉडी के कोई सिस्टम मेच्योर नहीं है, तो इम्यूनिटी सिस्टम कैसे मेच्योर रहेगा। And in infants are more susceptible to certain infections than are older children and adults। बच्चे इसलिए जल्दी उनको जुकाम आ जाता है, जल्दी बुखार आ जाता है, जल्दी उनको कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। कब तक, ये 2 साल की एज तक। 2 साल तक क्या है, बॉडी के अंदर अभी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। द इम्यून सिस्टम मेच्योर्स एंड बिकम फुल्ली फंक्शनल। 2 साल के बाद ग्रेजुअली इम्यून सिस्टम मेच्योर होने लगता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर्स क्या रिकमेंडेड करते हैं आपको, वैक्सीन का। ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे वैक्सीन कम हो जाते हैं। द इम्यून सिस्टम्स आर नॉट मेच्योर इनफ टू रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली टू द वैक्सीन। ठीक है। और कुछ वैक्सीन ऐसे हैं, आपको मेच्योर होने के बाद दिए जाते हैं, 18 महीने या आपके 2 साल के बाद दिए जाते हैं, ताकि आपके मेच्योर सिस्टम उसको समझ सके। तो कुछ वैक्सीन बचपन में दिए जाते हैं, कुछ एडल्ट मतलब 2 साल के बाद दिए जाते हैं। ठीक है, मेच्योर होने के बाद। तो ये चीज़ें हैं बस। तो थाइमस का काम क्या है, थाइमस ग्लैंड का टी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करना। टी लिम्फोसाइट्स ये एंटीजेंस को पहचानना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को बनाना। तो ये इनका काम है थाइमस का, स्प्लीन का। तो ये लोग इम्यूनिटी पर्पस बहुत अच्छा काम करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम पूरा का पूरा आपको इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने के लिए है। तो ये आपका क्या था, और स्प्लीन एंड थाइमस के बारे में। इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनिटी के चैप्टर में देखिए, इम्यूनिटी 2 टाइप्स के हैं। इन्नेट इम्यूनिटी है, उसके बाद आपका एक्वायर्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है। तो क्या है इम्यूनिटी, डिस्कस करेंगे हम लोग। इम्यूनिटी का मतलब ये है कि बॉडी आपकी कितनी मजबूत है, कितनी ताकतवर है कि एक अगर बाहर से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी को डिस्ट्रॉय करने आए, तो उसके खिलाफ कितना प्रोटेक्टिव होकर बॉडी लड़े। तो इसी को क्या करते हैं हम, इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी क्या है, वाइटल रिस्पॉन्स है, वाइटल डिफेंसिव सिस्टम है, इंपॉर्टेंट डिफेंसिव सिस्टम है। ठीक है, जैसा ही हम बाहर जाते हैं, कुछ लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ एंड बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन एयर, इन वाटर, इन एवरीवेयर, हर जगह। लेकिन बॉडी हर बैक्टीरिया से बीमार नहीं। ठीक है, जब बॉडी का इम्यूनिटी मजबूत होगा तो कोई बैक्टीरिया उसको कमजोर नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन बाद में चलकर जैसा जैसा इम्यूनिटी लो होते चले जाती है, बॉडी उसकी कमजोर होती चले जाती है, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, आपकी बॉडी कितनी डिफेंसिव है, कितनी प्रोटेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आता है एंटीजन। एंटीजन क्या है, एंटीजन आर केमिकल मार्कर्स दैट आइडेंटिफाई सेल्स। Human cells have their own antigens that identify all the cells in an individual as self. When antigens are foreign or non-self, they may be recognized as such and destroyed, like bacteria, virus, fungus, and protozoa. All are foreign antigens that activate immune response, as are all said produce such bacteria toxins. तो यहाँ पे एंटीजेंस का मतलब क्या है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक दूसरे से, जैसा लिवर है, लिवर अपने बॉडी का ही लिवर है, ये कैसा पहचाने जाता है, क्योंकि हमारे पास केमिकल मार्कर्स। ब्रेन है, अब जैसा बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज है, बॉडी के अंदर प्लाज्मा सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, फैगोसाइट्स है, मैक्रोफेजस है। ये खुद अपने बॉडी के सेल्स को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे, इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे कि उनके अंदर केमिकल मार्कर्स होते हैं एक दूसरे को पहचान।
ठीक है, हम किस तरह हम अपने दरवाजे को, दरवाजे घर के अंदर किसको आने की परमिशन देते हैं, किसको नहीं आने की परमिशन नहीं देते हैं। तो एक ऐसा डिपेंड है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर आइडेंटिफिकेशन है कि ये पर्सन फला पर्सन है, ये पर्सन फला पर्सन है, इस वजह से हम उनको इजाजत देते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर भी ये चीज देखने को मिलती है। तो इसी कहते हैं एंटीजन, सेल्फ एंटीजन्स। अब एंटीजन अगर फॉरेन हो, बाहर से आया हो, ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। जैसा कि बैक्टीरिया है, जैसा कि वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, क्योंकि ये लोग टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं अपने अंदर से, गंदगी को रिलीज करते हैं जो बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको फॉरेन एंटीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज करेंगी और उस पर हमला करेगी, मैक्रोफेजेस जाएंगे उस पर, ताकि उसको इनगल्फ करके उसको मार मार डाले। ठीक है, तो ये चीज याद रखने की जरूरत है। मैलिग्नेंट सेल्स which may be formed within the body as a result of mutation of normal cells, are also recognized as foreign and are usually destroyed before they can establish themselves and cause cancer. Unfortunately, organ transplants are also foreign tissue, and the immune system may reject a transplanted kidney or heart. Sometimes the immune system mistaken reacts to part of the body itself and causes an autoimmune disease. Several of these we mentioned in previous chapter। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैलिग्नेंट सेल्स यानी हमारे बॉडी के सेल्स है, एग्जाम्पल के तौर पर डाइजेस्टिव सेल्स है, स्टमक सेल्स है, स्टमक सेल टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना। ठीक है, तो सेल्स जो है कभी कभी क्या हो जाते हैं, अपने आप को बदल देते, कभी कभी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते, बदल देते, तो उसी को कहते हैं हम कैंसर। जब वो अपने आप को बदल देते हैं तो मैक्रोफेजेस आके उनको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ताकि आगे चल के दूसरे सेल्स डैमेज ना हो पाए। ठीक है, तो ऐसे चलते रहता है। अगर ऐसा इम्यूनिटी कमजोर हो तो पूरे सेल्स डिस्ट्रॉय होके कैंसर पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह बॉडी के अंदर पूरा ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाता है, तो वहां पे कैंसर सेल पैदा हो जाता है। ठीक है, और जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया कि हमारे बॉडी के खुद के ऑर्गन को हम पहचान सकते हैं, लेकिन वही ट्रांसप्लांटेशन हुआ, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या है, किडनी किसी की खराब हो गई, उस किडनी की जगह किसी दूसरे पर्सन की किडनी वहां पे लाके रखी गई। ठीक है, तो शुरुआत में बहुत मुश्किल आती है, कभी कभी पेशेंट को जिंदगी भर गोलियां खाने की जरूरत पड़ती है, ताकि उसकी इम्यून सिस्टम उसके किडनीज को खुद अटैक ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि वो भी उसके लिए फॉरेन बॉडी है, फॉरेन चीज है। ठीक है, तो ऐसा देखने को मिलता है। इम्यूनिटी हैज टू मेन कंपोनेंट्स, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। सो दो टाइप से कंपोनेंट्स हैं। बिफोर वी डिस्क्राइब ईच कंपोनेंट, ए ब्रीफ जनरल कंपैरिजन में बी हेल्प। इन्नेट इम्यूनिटी में बी कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक। इन्नेट मतलब कॉमन है, जैसा कि पहले इन्फेक्शन हुआ तो पहले डिफेंड करने वाली इन्नेट इम्यूनिटी कॉमन है, सब पे जाके लड़ेगी। ठीक है, नॉन स्पे डज नॉट क्रिएट मेमोरी। और अगर ये पहली बार आओ या 10 बार आओ, ठीक है, इनके पास कुछ इसका बैकअप नहीं है, यानी वो फिर से शुरुआत से लड़ेंगे वैसे। ठीक है, एंड इट्स रिस्पॉन्स आर ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द टारगेट। कोई भी आ जाए तो इनका रिस्पॉन्स सेम रहेगा। ठीक है, यानी इनके पास ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। ठीक है, जैसा कि अब कुछ कमजोरी आ गए तो हम क्या करते हैं, जनरल मेडिसिन लेने के लिए कहते हैं, ये सब कमजोरी के लिए काम करता है। लेकिन जब स्पेसिफिक हम टेस्ट कराए तो मालूम हुआ कि विटामिन D3 कम है, तो स्पेसिफिक हम विटामिन D3 की रेमेडी लेते हैं। तो ये क्या स्पेसिफिक होगा, वो क्या था, कॉमन, नॉन स्पेसिफिक था। तो नॉन स्पेसिफिक है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, ये स्पेसिफिक है। ये हम सेकेंड लाइन है, जैसा जितना बड़ा इंसान रहेगा उसके हिसाब से के लिए उतने कपड़ों की उतने उसके हिसाब से उसकी बाइक की जरूरत पड़ेगी। छोटा इंसान है तो छोटे कपड़े की, छोटे ड्रेसिंग स्टाइल कपड़ों की, चप्पलों की ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो बॉडी क्या करेगी, उसी तरह डिजाइन करेगी। अडेप्टिव इम्यूनिटी जैसी इन्फेक्शन होगी वैसा अटैक प्रिपेयर करेगी बॉडी, तो इसी को एडेप्टिव इम्यूनिटी कहेंगे इसको। और इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, एडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक है। दूसरे बार अगर इन्फेक्शन हो
तो उसको भी मेमोराइज करके रखेगा, और अगर दूसरी बार इन्फेक्शन हो इजीली उसको अटैक करेगा, और बॉडी उसको ज्यादा फैलने नहीं देगी। जब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन आएगा, पहले फैलेगा बॉडी के अंदर इन्फेक्शन, नुकसान पहुंचाया बॉडी को, बुखार आएगा, बॉडी पेन्स आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद इम्यूनिटी डेवलप हो। तो वो है एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में था। आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें हैं।